सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पर मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूँ। और ये जो हम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, स्टेट लेवल के हर वो टेट एग्ज़ाम के लिए और टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि KVS, NVS, DSSS भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और अगर बात की जाए स्टेट लेवल टेट जैसे कि CG टेट, MP टेट, UP टेट, सुपर टेट, ये सारे जो टेट हैं स्टेट वाइज, उन सभी में ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ हम जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दिए हैं उस ऑप्शन को और क्वेश्चन के टाइप पैटर्न को समझ रहे हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो सीटेट जनवरी 2021 पेपर 2 का जो CDP है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल शिक्षा मनोविज्ञान, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट जो वीडियो है हमने उसमें 14 नंबर तक किया था, ये गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन वाला जो क्वेश्चन है वहाँ तक। आज हम 15 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको 14 नंबर तक करवा दिया था क्वेश्चन। तो आज हम 15 से स्टार्ट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अपने बारे में आपको कहना चाहती हूँ। मेरा नाम है निर्मला साहू, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। और एज ए PGT इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर, चिल्ड्रेन विथ डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। देखिए डिसलेक्सिया मतलब जिन्हें पढ़ने में क्या होती है, परेशानी होती है। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है डिसलेक्सिया यानी कि होता है पठन वैफल्य बच्चे, वो बच्चे जो रीडिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। कोई भी वर्ड को दूसरा वर्ड कहते हैं। जैसे कि अगर वॉज लिखा है तो वो उसे 100 पढ़ेंगे। इस तरह से उन्हें पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो तारे ज़मीं पर जो मूवी है उसमें जो ईशान है उसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। मतलब पढ़ने में उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, अगर किसी एक चीज़ में कमज़ोर होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो उनका अलग एक यूनिकनेस होता है। किसी और चीज़ में उनकी जो पावर है, एबिलिटी है, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। जैसे कि वो बच्चा पढ़ नहीं पाता था, उसे पढ़ने में कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन वो पेंटिंग बहुत अच्छा करता था। मतलब वो क्रिएटिव था। इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्रिएटिव था वो। तो यही बात की जा रही कि हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ आता है। सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और वो जो विभिन्नताएं हैं वो बिल्कुल अलग होती है। और हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसकी अपनी क्वालिटी होती है ना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डिसलेक्सिया जो है, पठन वैफल्य है बच्चों में, आप कैसे पहचान करेंगे। फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ से जान के। तो भाई ये सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी तय नहीं करता है, क्योंकि सोशली और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, वीकेंड बैकग्राउंड सेक्शन से भी अगर बच्चे आते हैं तो बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये ऑप्शन गलत है। अथॉरो फिजिकल हेल्थ चेकअप, फिजिकल हेल्थ की तो कोई बात ही नहीं होती है। ये जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो मेंटल होती है, फिजिकल नहीं होती है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, तो यहाँ पे फिजिकल जो हेल्थ है वो गलत है जो बोल दिया गया है, क्योंकि शारीरिक ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मानसिक मतलब दिक्कतें हैं। एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यस, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता और विश्लेषण से आप जानेंगे वो रीडिंग और राइटिंग जो है उसमें वो कैसे हैं, उनका जो कौशल है रीडिंग राइटिंग में कैसा है, कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। इस बात से आप तय कर पाएंगे कि बच्चा क्या है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है। तो ये ऑप्शन सही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन को हम देख लेते हैं। असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। अरे भाई, जब वो उसे इतनी कठिनाई हो रही, डिसलेक्सिया है, पठन वैफल्यता है या किसी भी तरह का उसको इस तरह का प्रॉब्लम है, मतलब कि कॉग्निशन से रिलेटेड है, संज्ञान से रिलेटेड है, तो कॉम्प्लेक्स हाई ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी कैसे हम उसमें देख पाएंगे।
क्योंकि वो तो वैसे ही यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही जो आंसर है वो है डिसलेक्सिया का मतलब होता है किसी भी बच्चे में अगर रीडिंग और राइटिंग करने की जो प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल फेस करता है, संघर्ष करता है पढ़ने या लिखने में, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता से इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पहचान हम कर सकते हैं कि इस बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है। तो थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, डिसलेक्सिया से रिलेटेड कई बार हमने क्वेश्चन, अभी तक हम सीडीपी के कर रहे हैं, 3 से 4 बार हमने डिसलेक्सिया का क्वेश्चन देख लिया है। अलग अलग उसका स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन पूछने का, अलग अलग ऑप्शन के साथ में, लेकिन क्वेश्चन का मतलब तो वही होता है। अभी आप समझ सकते हैं, टॉपिक को अगर आप जान गए क्या टॉपिक है और उसके बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अच्छी हो गई, डीप हो गई, आपकी समझ अच्छी पकड़ बन गई उस पर, तो आप खुद ब खुद क्वेश्चन को समझ जाएंगे। चाहे पैटर्न कितना भी घुमा फिरा के दे, कितना भी चेंज करके दे, अगर उसके सार को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं यही बात कहना चाहूँगी, देखिए टॉपिक है डिसलेक्सिया यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जितना भी उसमें डिसेबिलिटीज़ आता है, स्पेशली इसमें डिसलेक्सिया को फोकस किया है, बार बार पूछा है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना आपको डिसलेक्सिया को। और इसी क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न में बार बार रिपीट किया है, क्योंकि मैं जहां तक आपको अभी तक पढ़ा रही हूं और मैं एनालाइज करती हूं पढ़ाने से पहले पेपर को, तो उसमें मैंने कई बार इस क्वेश्चन को देखा है, डिसलेक्सिया से पूछा गया है। तो इस हिसाब से लर्निंग डिसेबिलिटी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें ये जो डिसलेक्सिया है उसे तो आपको बिल्कुल अच्छे से कर ही लेना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, Which of the following is not an effective strategy to address learner from disadvantaged and deprived background? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले जो हमने 2019 दिसंबर का किया उसमें भी सेम क्वेश्चन को रिपीट किया था। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? कहने का ये प्रभावशाली नहीं है, नहीं बोल दिया, उसमें कौन सा प्रभावशाली है दिया था, इसमें नहीं दे दिया है। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि नॉट अगर दिया है उसको बिल्कुल दिमाग में रखना है। पिछला जो हमने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखा था, उसमें नॉट नहीं दिया था, अभी जो ये क्वेश्चन दिया है उसमें नॉट दे दिया है। मतलब कहने का मतलब टॉपिक वही है, सिर्फ नॉट, उसमें नॉट नहीं दिया था, इसमें नॉट दे दिया है, क्वेश्चन वही है। कहने का मतलब देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, मतलब कि प्रभावशील स्ट्रैटेजी नहीं है किसको एड्रेस करने के लिए, वो लर्नर जो डिसएडवांटेज और डिप्राइव बैकग्राउंड, डिसएडवांटेज और डिप्राइव बैकग्राउंड उसे बोला जाता है जो सोशली, मतलब कि सामाजिक, और इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक, इकोनॉमिकली, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, जो डिप्राइव्ड होते हैं। कहने का मतलब ये है, नॉर्मल जो क्लास के बच्चे हैं उसके कंपेयर में, उनकी तुलना की जाए तो बच्चे मतलब सोशली, सामाजिक तौर पे पिछड़े होते हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े होते हैं, वोकेशनली कहने का मतलब है कि प्रोफेशन से भी, मतलब उनके पेरेंट के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, कार्य का साधन नहीं होता, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। उनके लिए 2 वक्त की रोटी को भी पूरा करना उनके लिए मुश्किल होता है, इसीलिए वो स्कूल वगैरह नहीं भेजते हैं। उन्हें हम सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कहते हैं, और जिसे हम डिसएडवांटेजेस और डिप्राइव बैकग्राउंड भी कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप एड्रेस करेंगे, ऐसे लर्नर को क्लास में एड्रेस करेंगे, उसके लिए क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं होती है। अब देखिए, टॉक टू द लर्नर टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड चैलेंज फेस बाय देम, उनसे बात करना, अधिगमकर्ताओं के बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, उनके मतलब उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह का स्ट्रगल वो झेल रहे हैं, और इसके अलावा उन्हें पढ़ने में क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, उनका बैकग्राउंड जो है जहाँ से आ रहे हैं उसमें उनको पढ़ाई करने में किस तरह की डिफ़िकल्टी होती है, ये सब चीज़ को समझना। तो ये तो पॉजिटिव है, और यहाँ पे नॉट बोला है तो ये तो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी में आता है, और यहाँ पे पूछा है कि नॉट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी में आता है, क्वेश्चन हमारा नॉट पूछा है। ठीक है,
asking the learner to enroll for tuition outside of the school so that the teacher does not have to pay the much attention। देखिए ये सही है। ये कहने का मतलब उन बच्चों को, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता न पड़े। ऑलरेडी वो स्कूल आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कूल ठीक से नहीं आ पा रहे हैं, तो बाहर क्या ट्यूशन पढ़ पाएंगे। तो आप उन्हें कह देंगे नहीं, तुम पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बैकवर्ड हो, पीछे हो, तो तुम एक काम करो, ट्यूशन लो ताकि मुझे तुम पे ज़्यादा ध्यान न देना पड़े। तो ये गलत है। और यहाँ पे पूछा गया है, गलत को ही पूछा गया है कि क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन और भी देख लेते हैं हम बाकी ऑप्शन को। मोटिवेट द स्टूडेंट टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। देखिए, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट मतलब बच्चों के उन बच्चों को पहले तो मोटिवेट करेंगे, ठीक है, प्रेरित करेंगे। ये जो चैलेंजिंग उनके जो गोल्स हैं, चुनौतीपूर्ण जो कार्य है, उसको थोड़ा सा करने के लिए जो आप क्लास में पढ़ाते हैं, अगर उन्हें उसमें चैलेंज हो रहा, स्ट्रगल हो रहा है, तो उसको उस गोल को छोटे छोटे तरीके से सॉल्व करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। उसके अलावा उनको एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट देंगे, मतलब विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। उनके उपयुक्त जो भी शिक्षण सहायता है उसको उपलब्ध कराएंगे आप, उनको प्रोवाइड कराएंगे, सपोर्ट है ना। तो ये सही है। ये सही है कहने का मतलब है कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। तो हमसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है पूछा है, तो ये आंसर नहीं होगा, गलत होगा। फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप टू वर्क ऑन एक्टिविटी एंड एनकरेज स्टूडेंट टू सपोर्ट ईच अदर। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर कोलैबोरेटिव ग्रुप ऑफ स्टडी होता है वो ऑप्शन एकदम पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप हर तरह के बच्चों को शामिल कर रहे हैं। आप उन पिछड़े जो वर्ग वाले बच्चे हैं, डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं, उनको आप नॉर्मल बच्चों के साथ, नॉर्मल क्लास, रेगुलर क्लास के बच्चों के साथ में आप ग्रुप में उनको एक साथ एक्टिविटी करने को दे रहे हैं। इससे उनको बिलोंगिंगनेस मतलब कि अपनेपन का एहसास होगा। उन्हें ये नहीं लगेगा कि हमें पीछे कर दिया गया है, हमें पूछा नहीं जा रहा है, हमारी महत्वता कम है। महत्वता मतलब इन द सेंस हमें मतलब अलग तरीके से देखा जा रहा है, ऐसा उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं होगा। उन्हें बिलोंगिंगनेस फील होगी, मतलब कि शामिल, उन्हें लगेगा कि हम इसमें शामिल हैं, है ना। अपनेपन का एहसास होगा, अकेलापन नहीं लगेगा। और एक साथ जब मिलके जब कार्य करेंगे तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, मतलब मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि हमें ये कार्य को करना है एक साथ। तो ये भी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, पहले ही मैंने समझाया कि उन बच्चों को टीचर बोल देगी कि बाहर ट्यूशन जाके पढ़ो, क्लास लो एक्स्ट्रा, ताकि उस टीचर को ज़्यादा उस पर ध्यान ना देना पड़े। तो ये तो बहुत गलत है। एक टीचर को कभी ऐसा नहीं करना है, या फिर नहीं वो ऐसा कर सकता। नहीं तो फिर क्या होगा, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और जो डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से है, डिसएडवांटेज, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उन लोगों को नहीं ध्यान देंगे, तो फिर आपके टीचर होने का फ़ायदा क्या है। क्योंकि टीचर तो एक मतलब अपने आप में ही एक पर्सनैलिटी, एक उसको क्रिएट करने की उसकी कैपेबिलिटी होती है ना। बच्चों को उसके पर्सनैलिटी और उसकी चीज़ों को निखारना, उनको बनाना, और आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपके टीचर बनने का, है ना। तो हमारा आंसर है, एक अच्छा जो शिक्षक है वो हमेशा समझने की कोशिश करेगा, बच्चों से बात करेगा, ऐसे बच्चों से बात करने की कोशिश करेगा क्या क्या उनकी दिक्कतें हैं, और उन्हें ग्रुप वर्क देगा, कोलैबोरेटिव फॉर्म में देगा, मोटिवेट करेगा, और जो टीचिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो उनके उपयुक्त देगा। ये सब कुछ करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा कि उसको बोल देगा जाके आप बाहर ट्यूशन ले लो, क्योंकि उसको अपने अलग अटेंशन देने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो सेकंड नंबर हमारा सही हो जाएगा। आई होप मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए होगी कि नए जो सीटेट एस्पायरेंट है, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन ही देख के कई बार घबरा जाएंगे कि ये क्या है, इतना बड़ा कैसे समझें, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्या सही ऑप्शन है। उन बच्चों के लिए आसानी हो, उन्हें बिल्कुल ऐसा ना लगे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जा रहे हैं। और बाकी ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्हें सीडीपी में अच्छी पकड़ होगी, अच्छी नॉलेज होगी, वो रिवीजन के तौर पे देख रहे होंगे मेरी वीडियो, तो हो सकता है उन्हें समझ भी आता होगा।
तो हमें सभी बच्चों को लेके चलना है जो नए एस्पायरेंट हैं और जिन्हें थोड़ा सा परेशानी भी होता है सीडीपी समझने में। किसी को सीडीपी बहुत अच्छा लगता है, किसी को सीडीपी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, और जो बिल्कुल नए हैं उन्हें तो कुछ समझ में ही अभी शुरू में नहीं आएगा जब तक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे। तो हमें सभी को ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 17th नंबर। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या होता है, मतलब लर्निंग में क्या करता है। फिजिकल और इमोशनल, फिजिकल यानी शारीरिक, इमोशनल यानी कि संवेगिक, है ना, जो मतलब जो सांवेगिक होता है वो हेल्थ चिल्ड्रन के लर्निंग में क्या प्रभाव डालता है, किस तरह से प्रभाव डालता है। डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन, कैसे नहीं होगा। देखिए फिजिकली मतलब तबीयत खराब है तो बच्चा जिस स्पीड से सीख सकता है नहीं सीख पाएगा। हेल्थ ही उसकी अच्छी नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहा है, टेंशन नहीं दे पा रहा है, समझने में उसको परेशानी हो रही है क्योंकि उसका ध्यान पूरे शरीर के कष्ट में पड़ा हुआ है, तो कैसे समझेगा। इमोशनल हेल्थ यानी कि मेंटल से रिलेटेड, मतलब इमोशनली वो हेल्दी नहीं है तो सीखने में उसको परेशानी होगी निश्चित रूप से, है ना। तो डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस बोल रहा है तो ये तो गलत है भाई। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ की बात की जाती है इतनी ज़्यादा आजकल क्यों की जाती है। अगर आप मेंटली फिट होंगे, फिजिकली के साथ में मेंटली फिट होंगे, तभी आप किसी चीज़ को और अच्छा कर पाएंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी है और आपका जो काम करने का जो तरीका है उसकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, इस तरह से आप और भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इसका प्रभाव नहीं बोल रहा है यानी गलत है। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, यस ये सही है। फिर भी दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही फिजिकल इमोशनल, जैसा अभी मैंने समझाया। इज़ नॉट रिलेटेड टू, तो ये तो गलत है कि रिलेट ही नहीं करता, आपसी में कोई संबंध नहीं है। कैसे नहीं है, अगर देखिए फिजिकली शरीर में कोई कष्ट है और कि उस बच्चे को आप पढ़ाने बैठा देंगे तो उसका दिमाग ही नहीं लगेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी। देखिए शरीर में कष्ट है वो तो शारीरिक है, और इसकी इच्छा नहीं हो रही है, उसको मन नहीं कर रहा है, अटेंटिव नहीं हो पा रहा है, ये इमोशनल वाली बात हो जाती है ना, ठीक है, कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। जब अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसे लग रहा है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ या बैठ नहीं पा रही हूँ या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, ये सब इमोशनल मतलब भावात्मक जिसे हम कहते हैं उससे रिलेट करता है। तो फिजिकल और इमोशनल बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और ये बोल रहा है रिलेट नहीं करता तो गलत है। हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट बोला था इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ इनसिग्निफिकेंट बोल रहे। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि कोई भी भूमिका नहीं निभाता है, अनइम्पॉर्टेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ बोल रहे हैं ना भूमिका नगण्य है, मतलब कि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, तो ये भी गलत है। हमारा सेकेंड आंसर जो है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सही हो जाएगा। शारीरिक तौर पे आप चंगे हैं तो डेफिनेटली आप इमोशनली हेल्थ भी आपकी ज़्यादातर चंगी होगी, अच्छी होगी। जहाँ आपका शारीरिक जो है हेल्थ सही नहीं है तो आप इमोशनली लो फील करेंगे, एनर्जी नहीं रहेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, नेगेटिवनेस लगेगी, है ना, बहुत लो फील करेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। और इमोशनली अगर आप सही नहीं है तो फिजिकली आप अपने आप को बहुत लो, है ना, फील करेंगे, जैसे आपके अंदर शरीर में जान नहीं है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत दुखी हैं, सपोज़ किसी चीज़ का आपको बहुत तकलीफ़ है, किसी चीज़ को आप सोच के आप काफ़ी दुखी हैं, किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई सैड जिसको लेके आपके इमोशन पे बहुत अफेक्ट पड़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आपका शरीर भी इतना अच्छा फील नहीं करेगा, आप उस तेज़ी से कार्य नहीं कर पाएंगे जैसे आप कर पाते हैं जब आप फिजिकली और इमोशनली फिट करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा रिलेटेड है कि अगर इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिजिकली इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, और अगर फिजिकल सही नहीं है तो इमोशनली इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा। तो दोनों एकदम एक दूसरे के परस्पर हैं, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इससे रिलेट नहीं कर सकता। हमारा सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। टीचर को मीनिंगफुल लर्निंग क्लासरूम में प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। हेल्प
स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशन। विद्यार्थियों को सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। हाँ, ये सही है। देखिए, स्टूडेंट को आप हेल्प करेंगे कि वो अपने इमोशन को कैसे रेगुलेट कर पाएँ, कैसे कंट्रोल कर पाएँ, है ना, ये ज़रूरी होता है। और अपनी जो मोटिवेशन है उसको, अभिप्रेरणाएँ हैं उसको सुव्यवस्थित कर पाएँ, इसमें आप उनकी मदद करेंगे। ये कुछ हद तक ये मतलब सही है ऑप्शन। फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग। देखिए, मेकिंग एबिलिटी ग्रुपिंग नेगेटिव, कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट ये भी गलत है। मतलब कैटेगराइज करना, ग्रुप बनाना और लेबल करना स्टूडेंट को उनके परफॉर्मेंस के और एबिलिटी के हिसाब से, ये तो गलत हो गया एकदम, है ना। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाना। तो अगर आप योग्यता आधारित समूह बनाएंगे तो वो बच्चे जो वीक हैं थोड़े से या नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको आप क्लास से भगा देंगे, उनको सीखने का मौका ही नहीं देंगे। तो ये तो गलत है ना, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। विद्यार्थियों के में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त रहें। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक क्लास में कहा था, डायलॉग और डिस्कशन को प्रमोट करना जहाँ भी देता है बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि क्लासरूम में डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसकी पर्सनैलिटी, एबिलिटी, क्रिएटिविटी, जो थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो सब कुछ को निखारता है। उसे मौका मिलता है, उसका हर तरह से डेवलपमेंट होता है, चाहे वो स्पीकिंग स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, अपने आइडियाज़ को रखने का, प्रस्तुत करने का, ये सब कुछ उसमें आता है। इसीलिए हम उसे कह देते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ऑप्शन है कि आप डायलॉग और डिस्कशन को चिल्ड्रन के अमंग प्रमोट करेंगे, जिससे बच्चे के जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है, किसी एक चीज़ के बारे में अलग अलग सबकी सोच होती है ना। कोई एक टॉपिक आप पूछते हैं, हर बच्चा अलग अपना व्यू रखता है, तो हर बच्चे को ये मौका मिलेगा कि वो अपने अपने व्यू को रख सकता है फ्रीली। तो ये सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इग्नोर डाइवर्सिटी। देखो, डाइवर्सिटी को इग्नोर कभी नहीं करना है क्लासरूम में। यहाँ पे फर्स्ट में इग्नोर डाइवर्सिटी बोल दिया है, नेगेटिव है। इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड, और यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड या रिजिड मेथड या एक ही तरह का मेथड, ये सब नहीं हमें करना है इंस्ट्रक्शन का, ये गलत हो जाएगा। आप डाइवर्स क्लासरूम में डाइवर्सिटी को, विविधताओं को इग्नोर कर देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अलग अलग बच्चे, हर ज़रूरी थोड़ी कि हर बच्चे को एक ही तरह से आप पढ़ा रहे हैं वो चीज़ समझ में आएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके, है ना, उनकी जो डाइवर्सिटी है, जो बच्चे अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, उसको आप इग्नोर कर देंगे और मानक विधि को अपनाएंगे, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा दिया है, तो हमें क्या सही लग रहा है कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, और ये दो तो गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। तो फर्स्ट और थर्ड जिसमें आ रहा है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर पे ही फर्स्ट और थर्ड है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस। अधिगम एक खालिस्तान और खालिस्तान प्रक्रिया है। क्या है लर्निंग? कॉम्प्लेक्स है और क्या है? एक्टिव है। बिल्कुल सही है ना। देखिए, जटिल भी है, सक्रिय भी है। लर्निंग जटिल होता है, इतने सारे प्रोसेस अलग अलग होते हैं, उसमें बच्चा काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके से चेंजेस के साथ सीखता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स होता है। जटिल होता है मतलब कि बहुत नई चीज़ें, बहुत अलग अलग तरीके से चेंजेस आते हैं जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती है। और एक्टिव मतलब कि सक्रिय है, पेसिव नहीं है। हाँ, बच्चे अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं तो वो एक्टिव लर्नर कहे जाते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव बोला है। और कॉम्प्लेक्स मतलब कि कई फेज होते हैं जिसमें कई अलग अलग तरह की चीज़ों को शामिल किया जाता है। मतलब उनके जो ग्रोथ में कई तरह के जो फेज आते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें वो मतलब होती हैं, चेंजेस आती हैं, वो जटिल होती हैं कई बार। जैसे कि बच्चा सेंट्रेशन वगैरह से स्ट्रगल करता है, ईगो सेंट्रिक वाला फेज जो होता है ना, वो वाला फेज में वो उससे स्ट्रगल करता है। फिर जब सीरिएशन, कंजर्वेशन या फिर लॉजिकल रीजनिंग तक वो पहुंचता है, फिर हाइपोथेटिकल रीजनिंग तक पहुंचता है, तो ये सब पूरा उसके लिए थोड़ा सा सीखने के साथ साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स के साथ में एक्टिव जो दिया है वो ऑप्शन सही है। सिंपल लीनियर मतलब एक ही लाइन पे चलेगा और सिंपल होता है, ये तो ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स होता है ना। सिंपल कुछ भी नहीं होता है। सिंपल इंडिविजुअल, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं ऑप्शन में। कॉम्प्लेक्स है लेकिन पेसिव है। देखिए, कॉम्प्लेक्स तो होता है लेकिन पेसिव नहीं होता है। बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, लर्निंग एक्टिव होती है, पेसिव नहीं होती है ना, निष्क्रिय नहीं होती। तो हमारा फर्स्ट जो आंसर है जटिल और सक्रिय वो सही हो जाएगा, बाकी ये जो ऑप्शन है वो गलत है।
आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन, फिर बाकी जो 21 से 30 है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए और आपको देखने में बोर्डम फील हो। ठीक है। A teacher should dash the social, cultural, religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए। एक टीचर है अपने क्लासरूम में क्या कर रहा है, क्लासरूम की जो टीचिंग है फैसिलिटेट कर रहा है क्लासरूम को, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है उसके क्लास में विविधताएं हैं, मतलब सोशल बैकग्राउंड अलग है बच्चों का, सांस्कृतिक तौर पे अलग अलग बच्चे हैं, है ना, अलग अलग कम्युनिटी से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, भाषा जिनकी अलग है, ऐसे डाइवर्स क्लास में कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो क्लास से मतलब डिसमिस कर देना चाहिए, उसको टाल देना चाहिए, ये तो गलत है। मतलब कि आप अगर आप अच्छे टीचर हैं तो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, डिसमिस नहीं करेंगे, टालेंगे नहीं। इग्नोर करना है, उपेक्षित करना है, ये भी गलत है। अंडरस्टैंड करना है, ये एकदम सही है, समझना है। नेग्लेक्ट करना है, अनदेखा करना है, अरे डाइवर्सिटी है तो हमें क्या करना है, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, अपना जो है स्टैंडर्ड करिकुलम है, इंस्ट्रक्शन है, उस पर चलेंगे। चाहे बच्चे कोई भी सोशल बैकग्राउंड से आए, निचले स्तर से या मध्यम स्तर से या ऊपर स्तर से आए, चाहे सांस्कृतिक अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग कम्युनिटी से हैं या अलग अलग भाषा बोले, उससे क्या मतलब है, हमको एक ही स्टैंडर्ड उस पर पढ़ा देना है और ख़त्म करना है, ऐसा सोचेंगे तो ये तो गलत है। ये सब डिसमिस, इग्नोर, नेग्लेक्ट, ये सब नेगेटिव को दर्शाता है। आपको उन्हें समझना है, क्लास में जो विविधताएं हैं, है ना, इसीलिए कहते हैं ना इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, क्योंकि उसमें डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। वो डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है, डाइवर्स लर्नर और डाइवर्स क्लासरूम जो होता है, कहने का मतलब सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली डाइवर्सिटी होती है क्लास में, इसीलिए उसे डाइवर्स क्लासरूम कहा जाता है। तो हमें उसे अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, उन ये सारी विविधताओं को, ये सारी जो डाइवर्सिटीज़ हैं, इसको समझते हुए क्लासरूम को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि एक मीनिंगफुल लर्निंग हो सके। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने सरल साफ भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और फिर भी कोई डाउट या कुछ भी किसी तरह का कोई आपको फीडबैक लगता है आप दिया जा सकता है आपके द्वारा, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए। और अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और अपने कमेंट्स भी दीजिए। और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं उन सभी एस्पायरेंट को बहुत बहुत शुक्रिया है। और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।